चलिए, सिंधु और गंगा को हम पढ़ चुके हैं, एक बार उनका जल्दी से रिवीजन करके आगे की क्लास में हम चलते हैं ना। सबसे पहले सिंधु तंत्र हमने पढ़ा था, सिंधु नदी तंत्र। इसमें मेन नदी कौन सी है? सिंधु। सिंधु का उद्गम प्लेस कौन सा है? हाँ, इसका उद्गम प्लेस जल्दी से देखेंगे इन पे हम, है ना, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। मानसरोवर कहाँ पर है? ये मानसरोवर, मानसरोवर से बहुत सारी नदियां निकली है ना, उनमें से एक सिंधु है। अच्छा, इसकी लंबाई क्या है? हाँ, इसकी जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में कितनी है? 11। ये भारत में है, मतलब कि ओवरऑल इसकी लंबाई ये है, और भारत में जो बहती है वो ये है ना। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर 5 सहायक नदियां हैं, है ना। 5 प्रमुख सहायक नदी। क्लियर है? चलिए जल्दी जल्दी लिख लीजिए जिन्होंने नहीं लिखा है ना, उसके बाद हम आगे चलते हैं। कौन कौन सी है 5 प्रमुख सहायक नदियों में? झेलम, सतलज, ब्यास, रावी और चिनाब। ये प्रमुख 5 इसकी सहायक नदियां हैं, है ना। इनको एक एक बार जल्दी से इनके उद्गम प्लेसेस और इनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। लिख लिया सभी ने? इसी के किनारे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी, है ना, इसलिए इसको हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। यहाँ से हम एक चीज गौर करेंगे, 5 और 1 सिंधु मिलाकर 6 नदियां हो जाएंगी, जो कि सिंधु जल समझौते में काम आएंगी, उसको भी हम देखेंगे, है ना। आगे चले? यस सर। चलिए, सबसे पहले झेलम। झेलम का उद्गम प्लेस क्या है? बस छोटी छोटी नदियों से हमें ये देखना है कि उनका उद्गम स्थान और वो कहाँ बहती हैं, है ना। उद्गम क्या है? बेरीनाग के पास एक शेषनाग झील है ना। ये बेरीनाग के पास शेषनाग झील, शेषनाग। अच्छा, इसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम वितस्ता। दूसरी नदी पर आते हैं, सतलज। सतलज का उद्गम प्लेस क्या है? मानसरोवर के पास एक राक्षस ताल है, मानसरोवर या राक्षस है, मानसरोवर। राक्षस ताल, इसका प्राचीन नाम क्या है? सातुद्री, है ना। इससे एक नदी जो है ब्यास नदी मिलती है। इससे ब्यास नदी कहाँ मिलती है? पंजाब के हरिके बैराज में ब्यास नदी पहले सतलज में मिलेगी और फिर सतलज आगे जाके सिंधु में मिलेगी। सतलज नदी इसमें हरिके बैराज, हरिके बैराज पीजे, है ना, पंजाब में मिलती है। सतलज याद रखना, सतलज नदी में ब्यास नदी मिलती है कहाँ पर? हरिके बैराज, पंजाब में। अब इतना लिख लो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसी हरिके बैराज से भारत की सबसे बड़ी नहर, है ना, जो कि मानव निर्मित नहर है, राजस्थान नहर पहले उसको कहते थे, अभी उसको इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, है ना। जल्दी जल्दी लिखेंगे हम। जिन लोगों का ये रिवीजन हो चुका, मतलब हो चुका है, वो अपना रिवीजन करेंगे।
हो गया। चलिए, इसी हरि के बैराज से, यानी कि जो इनका संगम है, कौन कौन सी नदी का संगम है हरि के बैराज? ब्यास और सतलज, है ना। जिसको समझ में नहीं आया भैया पूछ सकता है। हरि के बैराज से एक नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, है ना। इसका पहले नाम था राजस्थान नहर। ये राजस्थान की जीवन रेखा कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि राजस्थान में जो वाटर सप्लाई होता है वो इसी नहर से होता है ना। ये देश की सबसे बड़ी नहर है ना, देश की सबसे बड़ी नहर। बड़ी नहर। इसी सतलज नदी पर भाखड़ नागल बांध है ना, भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? सतलज। चलिए, अभी हमने ब्यास की बात की है तो ब्यास को भी देख लेते हैं। ब्यास नदी कहाँ है? इसका उद्गम स्थल ब्यास और एक और नदी रावी, दोनों का एक ही उद्गम, मतलब एक ही आसपास है, रोहतांग दर्रा। इसका प्राचीन नाम बिपाशा। एक और नदी है रावी, इसका उद्गम प्लेस भी रोहतांग है। इसका प्राचीन नाम परुष्णी। हो गया। एक और कौन सी नदी बची है? चिनाब। लिख लिया सभी ने? हो गया सभी का? जल्दी जल्दी लिखेंगे। चलिए, एक लास्ट की नदी बची है सिंधु सभ्यता, सिंधु जल उसकी अफवाह तंत्र की, चिनाब। इसका उद्गम प्लेस क्या है? बड़ा लाचा दर्रा है एक, हाँ, बड़ा लाचा दर्रा। इसमें चंद्र और भागा करके दो स्थान है, वहां से ये निकलती, मतलब उसके वहां से मुहाने से, मतलब संगम प्लेस से, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? चंद्रभागा नदी भी कहते हैं ना। इसका प्राचीन नाम क्या है? अस्कनी। चलिए, अब एक बार जल्दी से हम इनका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम सिंधु नदी तंत्र में कितनी प्रमुख नदियां हैं? 6। सिंधु को मिलाकर 6 है ना। सिंधु का उद्गम प्लेस, लंबाई भारत में कितनी बहती है? इसकी कितनी प्रमुख सहायक नदियां? झेलम का उद्गम स्थान, प्राचीन नाम, सतलज का उद्गम स्थल, इसका प्राचीन नाम, हाँ। ये किस नदी से? ब्यास नदी से कहाँ मिलती है? हरि के बैराज से कौन सी नहर जाती है? कौन सा बांध सतलज नदी पर है? ब्यास नदी का उद्गम स्थल। यहाँ पर एक चीज कॉमन देखना, मानसरोवर झील से 2 नदियों का उद्गम हो गया है ना, सिंधु और सतलज का। रोहतांग दर्रा से 2 नदियों का उद्गम स्थल, मतलब 6 में से 4 तो कॉमन हो गई है ना। रावी का उद्गम स्थल रोहतांग, प्राचीन नाम, चिनाब का उद्गम स्थल,
और प्राचीन नाम? जल्दी से गंगा जी का उद्गम स्थल देखते हैं। इससे पहले गंगा जी को देखते हैं। अच्छा, सेकंड है गंगा अपवाह तंत्र। गंगा, अच्छा इसमें एक चीज और छूट गई है, सिंधु जल समझौता, है ना? सिंधु जल समझौता ये हो गया था 1960 में भारत और पाकिस्तान में, है ना? तो पंडित जवाहर लाल नेहरू वर्सेस नहीं होगी भैया, खिलाफ नहीं है, आयूब खान, है ना? पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान, है ना? और क्या होता है इसमें? ये 6 नदियां हो गई हैं। आरवीएस, आरवीएस यानी रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास, सतलज। इसका 80% इंडिया और 20% पाकिस्तान वाटर यूज करेगा। भारत इन नदियों का पानी यूज करेगा। और बाकी की जो 3 नदियां बची हैं, सिंधु, चिनाब भी लिखते हैं, चेनाब भी लिखते हैं ना, और झेलम, इन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को और 20% भारत को। ये एक समझौता हुआ था 1960 में, जो कि आज तक चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब यहां से आगे से सभी ध्यान देंगे। ये लिख लिया सभी ने? लिख लो ये जल्दी। चलिए, उत्तराखंड में सिंधु अपवाह तंत्र, सॉरी गंगा अपवाह तंत्र, ये सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है भारत का, है ना? इसमें गंगा नदी की बात करेंगे, उससे पहले आप समझते हैं कि इसका उद्गम कैसे होता है ना? यहाँ पर एक है बद्रीनाथ, उत्तराखंड की बात हो रही है ना, उसी का एक ग्लेशियर है संतोपत, है ना? और एक है गंगोत्री। अभी गंगोत्री ग्लेशियर को छोड़ें, है ना? संतोपत या बद्रीनाथ से 2 नदियां निकल के आती हैं। हालांकि ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया है, लेकिन अभी हम समझ लेंगे। एक होती है धौली गंगा। आपने पंचप्रयाग सुना है नाम, है ना? 5 केदार हैं, मतलब कि केदारनाथ तो शिव जी के 5 बेहद पवित्र स्थानों में से केवल एक स्थान है, उसके अलावा 4 केदार और हैं। वैसे ही 5 प्रयाग हैं। कैसे हैं अभी हम जानते हैं। धौली गंगा और यहाँ से विष्णु गंगा। ये छोटी छोटी नदियां उत्तराखंड की इस ग्लेशियर से निकलती हैं, अलग अलग दिशाओं से निकलती हैं और आकर एक स्थान पर मिलती हैं, है ना? अब आते हैं कि ये स्थान, यहाँ से धौली गंगा विष्णु गंगा में मिलकर ये विष्णु गंगा कहलाती है। अच्छा, धौली गंगा और विष्णु गंगा मिली तो विष्णु गंगा क्यों कहलाती है? हाँ, आते हैं, उस पर भी आते हैं। चलिए, फिर एक नदी इधर से आती है नंदाकिनी। मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी। मंदाकिनी अलग है, नंदाकिनी अलग है ना? नंदाकिनी रिवर जहां पर आकर, देखो ये दोनों नदियां जहां मिल रही हैं, ये है स्थान। फिर ये विष्णु गंगा आगे जा रही है, नंदाकिनी रिवर यहाँ आके मिलती है इस संगम स्थान पर, है ना? मैं यहाँ से जैसे ये विष्णु और धौली गंगा इस संगम पर, ये नदी कहलाती है अलकनंदा। क्लियर? अभी मैं बता रहा हूं कि कैसे क्या हो रहा है। धौली गंगा और विष्णु गंगा आकर मिली अलकनंदा पर। अच्छा, ये होता कैसे है कि कभी नदी का नाम चेंज हो जाता है, कभी एक ही नदी आती है, जैसे यहाँ होगा 2 नदियां मिली, नाम चेंज हो गया अलकनंदा। अब ये अलकनंदा का मैं ए लिख रहा हूँ, है ना? आगे जाती जा रही है, यहाँ नंदाकिनी नदी एन से यहाँ पर आकर मिली, तब भी ये अलकनंदा ही कहलाई। अब यहाँ नाम चेंज क्यों नहीं हुआ? यहाँ तो नाम चेंज होना था, ये नाम नहीं चेंज होना था, तो ये नंदाकिनी के नाम से आगे क्यों नहीं बढ़ी, है ना? इस पर भी हम देखेंगे। फिर एक और नदी आती है पिंडार, तीसरे पॉइंट पर मिलती है।
पिंडार नदी, है ना। इधर से एक नदी आती है मंदाकिनी, ये वही मंदाकिनी है जिसके उस पर केदारनाथ है ना, और इसी में 2013 में बाढ़ आई थी। ये मंदाकिनी, नंदाकिनी अलग है, मंदाकिनी अलग है। हाँ क्लियर है। अभी तक कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4। अब यहां से इस गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है भागीरथी, जिसको समझ में नहीं आए पूछ लेना। भागीरथी अलकनंदा ही चली आ रही है, भले ही मंदाकिनी, ये मंदाकिनी का एम लिख दिया मैंने, है ना, ये अलकनंदा चली आ रही है। अलकनंदा और ये मंदाकिनी यहाँ पर मिलती है और यहाँ से ये रिवर आती है गंगा। अब समझते हैं कि ये हुआ क्या। सबसे पहले 2 ग्लेशियर थे, समझ में आ गया। बद्रीनाथ उसी का एक ग्लेशियर है, संतोपत, है ना, सतोपत भी कहते हैं कुछ लोग, सतोपत, हालांकि वेदों में भी हमने पढ़ा। हाँ, गंगोत्री एक ग्लेशियर है। अच्छा, हमने जब हमने गंगा का पहले पढ़ा था उसमें 2 मेजर रिवर देखी थी, भागीरथी और अलकनंदा। अभी थोड़ा सा इसको डिटेल में देख ली। इससे 2 रिवर निकली, विष्णु गंगा और धौली गंगा। 2 नदी मिली तो ये इस संगम पे 5 प्रयाग होते हैं। तो जो पहला संगम बनेगा इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं VN, है ना, KRD। कैसे? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, है ना, ये 5 प्रयाग होते हैं। मैं एक ये उसकी शॉर्ट ट्रिक लिखी है, जिसको लिखना है मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ना। ये जो है हमारा कौन सा है? विष्णु प्रयाग। प्रयाग का मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रयाग का, जहां नदियां मिलती हैं उसको हम प्रयाग या इलाहाबाद भी कहते हैं। तो कहाँ प्रयाग, जैसे उसी को हम प्रयागराज कहते हैं, है ना। ये नंद प्रयाग, ये कर्ण प्रयाग, ये रुद्र प्रयाग और ये देव प्रयाग। देखो मेन तो, अच्छा, देव प्रयाग वो जिसमें 2 नदियां हमने इमेज के माध्यम से समझी थी। एक इधर से मैली नदी आती है और एक इधर से नीले जल की नदी आती है, दोनों मिलकर गंगा बनाती है ना। अच्छा, इसमें ये भी समझा जा सकता है, हाँ पहले आप लिख लो फिर हम समझेंगे। थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखेंगे भैया, है ना, अदरवाइज हम ब्रह्मपुत्रा को तो स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। सबको समझ में आ रहा है ना? किसी के मन में सवाल हो तो पूछ सकता है। क्वेश्चन कहाँ से बनता है? हाँ, क्वेश्चन में बता देता हूँ कि कैसे बनेगा। हो गया सभी का? चलिए जल्दी जल्दी लिखेंगे। क्वेश्चन मेजर तो जैसे अगर डीप बनना होता है तो ये बन जाएगा, जैसे विष्णु प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है ना। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सी नदी, जैसे ये 2 प्रमुख नदियां हैं यहाँ पर, अलकनंदा और भागीरथी। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि केदारनाथ किसके किनारे है? मंदाकिनी। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? तो उसको हम अलकनंदा मान सकते हैं ना। लेकिन अगर इनमें से, क्योंकि अलकनंदा किन नदियों का संगम है? विष्णु और धौली गंगा का, है ना। और जैसे रुद्रप्रयाग संगम पर किन 2 नदियों का संगम होता है, मतलब रुद्रप्रयाग पर कौन से 2 होते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि उत्तराखंड के 5 प्रयाग कौन कौन से हैं, है ना। लेकिन गंगा की दृष्टि से देव प्रयाग महत्वपूर्ण है ना। लेकिन क्योंकि गंगा का कोई ओरिजिन स्थान नहीं होता, वो तो 2 नदियों के संगम से बनती है, तो ये बेसिक समझ के लिए भी है। तो 5 प्रयागों से क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, अब जैसा कि मैंने बताया कि यहां से ये कौन सी नदी आई थी भैया? ये धौली गंगा आई और ये विष्णु गंगा। तो नाम चेंज होके अलकनंदा क्यों पड़ा? जैसे भागीरथी आई और अलकनंदा आई, तो यहीं से इसका नाम गंगा क्यों हुआ?
बीच से कोई नदी का नाम चेंज क्यों नहीं हुआ, मतलब समझ रहे? इसका कॉन्सेप्ट बड़े छोटे से नहीं होता, जिस नदी की गहराई ज़्यादा होगी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ देखते हैं हम सबसे, मंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा में कहाँ मिल रही है? तो ये नदी आगे जा रही है, फिर भी अलकनंदा के नाम से ही जा रही है, मंदाकिनी के नाम से क्यों नहीं जा रही? क्योंकि मंदाकिनी की गहराई उतनी नहीं है जितनी अलकनंदा की। ये बात समझ में आ गई? जब दो नदी मिलेंगी, जिस नदी की गहराई अधिक होगी वो उसके नाम से आगे चली जाएगी। क्लियर है? लेकिन फिर इस केस में क्या हुआ, बद्रीनाथ से जो दो नदियां निकली हैं, कौन कौन सी? धौली गंगा और विष्णु गंगा। जब दो नदियों की गहराई लगभग समान हो, उनका एवरेज, तो उनको नया नाम दिया जाता है, किसी के नाम से नहीं जाती। जैसे इन दोनों की लगभग समान थी, इसलिए ये नदी अलकनंदा के नाम से आगे निकलती। सेम कॉन्सेप्ट होगा भागीरथी में, भागीरथी और अलकनंदा की गहराई लगभग है ना समान थी, इसीलिए वो नई नदी बनती है आगे, गंगा। क्लियर है? समझ में आ गया? हो गया सभी का? चलिए आगे चलो। 5 प्रयाग और ये प्रमुख नदियाँ। तो यानी जो गंगा नदी बनी है, दो नदियों के संगम से बनी है। हाँ, गंगा नदी गंगोत्री और भागीरथी और अलकनंदा के संयोग से, और उनका संयोग जिस स्थान पर होता है, देवप्रयाग। हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो प्लेस, आप है ना? चलिए मैं बता देता हूँ। जब आप देवप्रयाग सर्च करेंगे, जब भी केदारनाथ या कोई सी यात्रा करेंगे, तब उसमें ये आएगा। चलिए, ये हो गया। इसके बाद गंगा की हमने प्रमुख सहायक नदियां पढ़ी थी। सहायक नदियां गंगा की, जल्दी से इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। बाएं तरफ की थी, है ना? कौन कौन सी थी भैया? कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गढ़वाल से, है ना? इसी के किनारे कौन सा? जिम कॉर्बेट, जिसका पहले नाम क्या था? हेली। कब एस्टेब्लिश हुआ था ये? 1953। पहले हेली नाम था, उसके बाद अभी वर्तमान में क्या नाम हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। दूसरी नदी कौन सी है? गोमती, है ना? इसके ये कहाँ से निकली है? गोमत ताल से, है ना? गोमत ताल। इसी के किनारे कौन सा शहर है? लखनऊ और बिजनौर। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे है? हाँ, गोमती, बिजनौर, है ना? चलिए, और कोसी, एक और नदी है गंडक, एक और घाघरा। कोसी और गंडक कहाँ से निकली है? नेपाल से। कोसी को क्या कहते हैं भैया? बिहार का शौक और शौक, है ना? अंतर है? यस सर। शौक मतलब शौक, दिलचस्पी। शौक, है ना? तो ये बिहार का शौक, कौन सा शौक है? ऊपर वाला शौक, है ना? शौक मतलब अशुभ, है ना? शोक में है ना? ये किसका है? बिहार का शौक। क्योंकि इसके कारण पूरे बिहार में बाढ़ आ जाती है। हाँ, जो पानी गिरता है, बारिश गिरती है, तो ये उफान पर आ जाती है, और ये बिहार के आसपास के, जैसे अभी ये घटनाएं सुनी होंगी, है ना? हाँ। घाघरा कहाँ से निकलती है भैया? मानसरोवर से। मानसरोवर से तीसरी नदी मिल गई हमें, है ना? पहली कौन कौन सी थी? सिंधु और सतलज। सिंधु, सतलज, घाघरा, मानसरोवर या उसके आसपास से निकलती है। ये हो गया। मानसरोवर भारत के बाहर तिब्बत का एक हिमालय का रीजन क्षेत्र है ना, ग्लेशियर वाला, वहां से। कैलाश मानसरोवर नाम सुना हो? कैलाश मानसरोवर साथ आते हैं, कैलाश पर्वत के आसपास का क्षेत्र। चलिए, हो गया ये। ये बाएं क्या लिखा है? बाएं
तरफ की नदियां हैं जो इसमें आकर मिलती हैं। जल्दी जल्दी करेंगे भैया, आगे चलते हैं। दाएं तरफ से प्रमुख जो नदियां निकलती हैं यमुना, कौन कौन सी? यमुना, यमुना, कुछ लोग इसको जमुना भी कहते हैं। बांग्लादेश वाली। ये सिंधु सभ्यता की, सॉरी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अच्छा, ये कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री, यमुनोत्री, वही जहां से गंगोत्री था ना, उसी के पास यमुनोत्री है, उससे आकर निकलती है। इसकी लंबाई क्या है? 1375। ये बड़ी नदी है इसलिए हम लिख रहे हैं, बाकी सब नदियों की नहीं लिख रहे। 1375 लंबाई। अब कुछ गंगा की भी यमुना की भी सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल, सोन, चंबल सोन, केन, है ना, बेतवा। अब इन नदियों, हालांकि इनमें से कुछ प्रमुख एमपी की नदियां हैं। चंबल का उद्गम कहां पर है? आपने एक स्थान सुना होगा, जाना पाव, महू, इंदौर, है ना। ये जाना पाव जो परशुराम भगवान है उनके पिताजी का नाम था, है ना, उनके नाम पर ये पहाड़ बना है ना। दिख नहीं रहा है भैया, इसको चेंज कर दो। ये तो ब्लैक दिख रहा है? सर इस पे लाइट कलर दिखेगा। चलिए, ये कहाँ से? जाना पाव, ये दिख रहा है। जाना पाव, महू, इंदौर, है ना। अब एक बात समझना, इंदौर यानी कि इंदौर चंबल नदी के किनारे भी हो सकता है, हालांकि वो चंबल के किनारे नहीं है। एक नदी है खान नदी, उसके किनारे, है ना। सोन नदी कहाँ से निकली हुई है? अमरकंटक, अनूपपुर। अमरकंटक से भी 3 नदियां निकली, नर्मदा, जोहिला, सोन, है ना। केन बिंद की पर्वत श्रेणी है जिसमें कटनी से निकली है, और बेतवा विदिशा के कुमरा गांव से, है ना। चलिए, जैसे सोन तो अमरकंटक हो जाएगा, चंबल को जाना पाव से याद, कहाँ से कटनी, कहाँ से केन, बा से बेतवा, बा से विदिशा, ऐसे हम इसको याद कर लेंगे। और अब हम आते हैं अपने नए तंत्र सिंधु तंत्र पर। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक हम रिसेंट की क्लास में या पहले की क्लास में देख चुके हैं। सभी का हो गया समझ में? सभी को आ रहा है? इसके बाद जो हमारी प्रमुख नदी है वो है ब्रह्मपुत्र, है ना। इनका उद्गम कहाँ से है और इनकी लंबाई। इसका जो उद्गम है वो मानसरोवर से, यानी एक और नदी हमें मानसरोवर वाली मिल गई, है ना, मानसरोवर। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 51-50। 2800 किलोमीटर के लगभग है। एक बार में देख लेते तो 51-50 2900 किलोमीटर है। लेकिन लगभग भारत में ये जो बहती है 916 लूसेंट में लिखा। एक बार गूगल करेंगे क्योंकि ये गूगल का AI का डेटा है। अगर हम 916 करेंगे, है ना, इसको मैं अभी रख कर देता हूँ, बाकी हम इसको चर्चा करते हैं। ये इसकी लंबाई है ना, हाँ 916 ही आएगा। 916 है। 916 किलोमीटर भारत में बहती है ना। हाँ, इसके जो ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग
चेमायुंगडुंग से ये ग्लेशियर से निकलती है। इसका ग्लेशियर भी पूछ लिया जाता है कि मानसरोवर में कहाँ से, चेमायुंगडुंग। अच्छा ये भारत, एक बात और, ये विश्व की 10 बड़ी नदियों में है, क्योंकि हम विश्व में भारत भी ऐड करेंगे और एशिया की भी बड़ी नदियों में है, तो विश्व की जो 10 बड़ी नदियां हैं ना, टॉप 10 रिवर्स में है ये, टॉप 10। है ना, विश्व की 10 बड़ी नदियां देखेंगे तो ये भारत तिब्बत से हो। अच्छा ये मानसरोवर कहाँ पर है, अगर इस पे वो कनेक्ट चलिए उसका हम जब तक दूसरा पेज खोल लेते हैं। चलिए इसको हम भारत मानते हैं ना, मतलब कि ये भारत की सीमा है, ऊपर नेपाल है और ऊपर यहाँ से तिब्बत से यहाँ से निकली है, ऐसा हम समझते हैं ना। वो चीन तिब्बत दिख रहा है, वहाँ से ये नदी निकलती है और अपने प्रवाह क्षेत्र में जाती है और यहाँ से यू टर्न लेती है, समझते जाना, और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। समझ आ गया? तिब्बत से निकली, यहाँ तक बहती हुई, है ना, और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम, है ना, और असम से होते हुए यहाँ पर बांग्लादेश के रास्ते ये गिर जाती है। मतलब ये इसका पथ रूट है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि क्या क्या है, जैसे भैया हाँ, ये नदी है अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जानी जाएगी। जैसे ये तिब्बत, या तो तिब्बत कह लो या चीन कह लो, वहाँ भी देखोगे मैप में तिब्बत या चीन, क्योंकि पहले ये देश तिब्बत था, अभी चीन ने इस पर कब्जा कर रखा है। तो तिब्बत में ये क्या कहलाती है, तिब्बत में ये नदी यारलुंग सांगपो कहलाती है। जिनको समझ में नहीं आया पूछ लेना। ये क्वेश्चन आया था कि ब्रह्मपुत्र कहाँ कहलाती है, तो उस पर हम देखें। मतलब कि नदी जो निकल रही है यहाँ से निकली, तिब्बत या चीन में जिस नदी को कहते हैं यारलुंग सांगपो। क्लियर? अब ये जो अरुणाचल प्रदेश आया, यानी इसको मैं अरुणाचल प्रदेश लिख दूंगा, अरुणाचल प्रदेश। याद करो हमने एक हिमालय पढ़ा था, कौन सा था, असम हिमालय। किन दो नदियों के बीच में था, तिस्ता और दिहांग, है ना। मतलब हमने पढ़े थे नदियों के बीच, तो तिस्ता और दिहांग के बीच था, तो वो दिहांग को मैंने ब्रह्मपुत्र भी लिखवाया था। हाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको हम क्या कहते हैं, दिहांग। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम, यानी कि तिब्बत में उसको यारलुंग सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और यहाँ पर आता है असम। असम में हम क्या कहते हैं, असम में ये नदी आकर ब्रह्मपुत्र कहलाती है, याद रखना। और जो हाँ, एक चीज और बांग्लादेश में जमुना है ना, और जमुना, हाँ, वो गंगा जमुना तहजीब अलग है, वो यमुना को जमुना कहते हैं। ये जमुना है, अच्छा पद्मा फिर किसको कहेंगे, बांग्लादेश में, हाँ बांग्लादेश में इसको वही बदल कर, बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। क्लियर?
पेन को रोटेट कर दो। गंगा, जमुना, दो बार चलते एक बार चला के देखा और उसको जमुना। चलिए, यहाँ से एक नदी आती है और वो भी बांग्लादेश में मिलती है। ये कौन सी नदी है? गंगा। और गंगा बांग्लादेश में क्या कहलाती है? पद्मा। पद्मा। क्लियर है? अभी हम समझ रहे हैं। और जैसे ये दोनों नदियां मिलती हैं क्या कहलाती हैं? मेघना। बहुत कंफ्यूजन, कितने नाम हो गए कुछ समझ में नहीं आया, है ना? हाँ, मैं सब बता रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। तिब्बत में क्या कहते हैं? यारलुंग सांगपो। क्लियर है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र। यहाँ तक क्लियर है? जैसे ही ये नदी बांग्लादेश में आती है उसको जमुना कहते हैं। और गंगा भी बांग्लादेश में गिरती है, ये भी हमें पता है ना? तो गंगा भारत में गंगा रहेगी, और जैसे वो बांग्लादेश में जाती है उसको पद्मा कहते हैं। ये मैंने एरो बना रखा है, गंगा को पद्मा और उसको ब्रह्मपुत्र को जमुना। और जब ये दोनों मिलकर एक नदी हो जाती हैं उसको हम कहते हैं मेघना। जब ये एक होती हैं तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी का आकार ले लेती है ना? दुनिया की। इस मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहीं पर आपने एक नाम सुना होगा, काबुल लामजाओ। हाँ, कहाँ पर है ये? ब्रह्मपुत्र नदी पर, पेन चेंज कर दो, है ना? काबुल लामजाओ। काबुल लामजाओ ब्रह्मपुत्र नदी पर ही, ब्रह्मपुत्र की साइड। अभी इतना पढ़ो, इसके बाद हम ब्रह्मपुत्र को डीप में देखेंगे। इतना हो गया क्या? अगर ये मैपिंग से नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं करो, ब्रह्मपुत्र लिखो जो अभी हमने इधर लिखा था, है ना? और यहाँ लिखो इसके अन्य नाम। अन्य नाम की हेडिंग डाल के लिखो कि तिब्बत में क्या कहते हैं? यारलुंग सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में सर, इसके मुहाने पे सुंदरबन डेल्टा बनता है। अगर हाँ। ये है कि सुंदरबन डेल्टा किस नदी? जब ये दोनों मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ मिलती हैं, है ना, जहाँ वो सेडिमेंट्स छोड़ती हैं उसके किनारे पर ही ये सुंदरबन डेल्टा बना है ना? गंगा जमुना कहलाएगी बांग्लादेश में। जमुना गंगा, हाँ, पद्मा मतलब। हाँ, मैं पद्मा और जमुना मिलकर सुंदरबन। ये सुंदरबन डेल्टा बहुत छोटा नहीं है क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा है तो बड़ा आकार में। ये भारत के बंगाल से और बांग्लादेश के आसपास का सराउंडेड एरिया है पूरा, है ना? मतलब समझे नहीं समझे? जैसे ये भारत का बांग्लादेश बंगाल होता है, वहाँ से लेकर और पूरे बांग्लादेश के कुछ एरिया में और उसमें होता है ये पूरा बहुत बड़ा। मतलब किसी नदी का नाम पूछ रहा है ये किस नदी के किनारे है? हाँ। अगर भारत में रहेगा तो वो गंगा के किनारे हो जाएगा, और उधर रहेगा तो वो मेघना, यानी कि इन दोनों के संगम पर, है ना? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बना। हाँ, ये सुंदरबन डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और सुंदरबन इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें एक सुंदरी वृक्ष पाया जाता है जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। टाइगर के लिए फेमस है। हाँ, बता दो। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, बड़ा डेल्टा। ये काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ना? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क तैरता हुआ नेशनल पार्क। चलो इसको देखते हैं, समझते हैं। एक मिनट कमी कर सकते कर दो, कनेक्ट करो।
नदी उसमें घास होती है ना? हाँ, लोग भी रहते हैं और ये मतलब ये जो घास है ना, ये पूरी घास पे एक हिरण है, उसको डांसिंग डियर कहते हैं, है ना? वो इस पे जंप करती रहती है। ये घास इतना मजबूत होता है कि ये आराम से बहुत वजन को भी झेल सकता है। इस पर आप यातायात एरोप्लेन के माध्यम से नहीं जा सकते, नावों के जरिए। डांसिंग डियर मतलब डांसिंग डियर यहाँ बहुत ज़्यादा एक प्रकार की हिरण है, उसको डांसिंग डियर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से इस पे कूदेगी, इस पे दूसरे उस पे जंप करती रहती है, इसलिए उसको डांसिंग डियर कहते हैं। और ये मणिपुर में पाया जाता है, इसलिए वो मणिपुर का राजकीय वो भी है ना। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। एकमात्र तैरता हुआ मतलब नेशनल पार्क जमीन पे होता है जैसे वन विहार है ना। चलो, वो जो मैं बता रहा था वो कैसे हो सकता है इसमें? क्या कैसे हो सकता है? इस घास की जैसे घास तैरता है, मान के चलिए घास पे एक बॉल पड़ी जाएगी, क्या थोड़ा थोड़ा पानी रहता है तो कुछ मतलब नहीं वो तैरता चला जाता है। नदी है उसमें वो आपस में इसका सघन एरिया बहुत वो होता है, मतलब डेंसिटी। जैसे एक नॉर्मल घास है वो तैरेगा, उस पर आप एक बहुत हल्की चीज रखेंगे तो वो डूबेगी नहीं ना, वो घास डूबेगी। तो ये घास एक प्रकार का मतलब अलग प्रकार का होता है जो वेट को झेल सकता है, मतलब एक हद तक वजन को झेल सकता है, जिसके कारण उस पर चलना पॉसिबल हो सकता है ना। इसलिए माजुली द्वीप है ना, जो मैं बात कर रहा था असम में था, वो माजुली द्वीप। माजुली द्वीप क्या होते हैं? ये है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप होने के साथ साथ असम का एक जिला भी है। इस पर पब्लिक रहती है ना, ये ऊपर पीपल मतलब। अच्छा, द्वीप ये कैसे द्वीप हो गया? क्योंकि ये बीच नदी में है। अभी मैंने बताया ना कि ये वहां पर एक सेकंड, यहाँ पर माजुली द्वीप है ना। काबुल नाम ने आपको अभी मैं रिमूव करता हूँ। माजुली द्वीप, माजुली द्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना, माजुली द्वीप। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप और नदी द्वीप दोनों में अंतर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मतलब जो समुद्र में हो है ना, वो होगा। जैसे ग्रीनलैंड एक द्वीप है ना, सुना। लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं, प्रायद्वीप नहीं, प्रायद्वीप तो तीन और हाँ, जो आपका ग्रीनलैंड है वो ऐसा है जो इसके आसपास पूरे में पानी गिरा हुआ है, जैसे हमारा लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप भी तो एक द्वीप है, अंडमान निकोबार भी तो एक द्वीप है, वो तो इनसे बड़े हैं। लेकिन ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्यों है? क्योंकि ये नदी में है, बाकी द्वीप है ना उसमें, तो इसमें जनता रहती है बहुत सारी। तो ये असम में है, ये एक जिला भी है, याद रखना, असम का एक जिला भी है जिसमें जनता रहती है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र पर। क्लियर है? इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है ना। हाँ, माजुली। चलिए, ये इसके कुछ फैक्ट हो गए। अब इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ देखते हैं। हाँ, लिख लिया सभी ने? इससे पहले इसको लिखो, ये पूर्ववर्ती नदी है। इस टर्म को समझेंगे हम, पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी क्या होती है? पूर्ववर्ती नदी मतलब बहुत प्रमुख बड़ी बड़ी जो नदियां हैं उनमें तीन नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदी, इसको हम ऐसे लिखते हैं, पूर्ववर्ती नदी। ये तीन है ना। कौन कौन सी? एक तो ब्रह्मपुत्र हो गई, दूसरी आपकी सिंधु, तीसरी सतलज। अब यहाँ पर एक चीज कॉमन देखो कि तीनों नदी का ओरिजिन प्लेस एक ही है, मानसरोवर। हालांकि घाघरा का भी है पर छोटे स्तर की नदी, इनके मुकाबले छोटे, वैसे तो वो बहुत व्यापक है ना। चलिए, इसका मतलब पूर्ववर्ती नदी वे नदियां होती हैं जो हिमालय से पहले से हैं। हिमालय तो अभी अभी जुमा 7 करोड़ साल हुए, बस 7 करोड़ साल।
बस तो ऐसे कह रहा है 7 करोड़ अभी निकला हो, है ना। तो उससे भी पहले की नदियां हैं ये, हिमालय की, है ना, उससे भी। तो यानी पूर्ववर्ती नदियां